नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुर्खियां अखबार की में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार। सुबह के 8 बजे के साथ ही वक्त हो जाता है सुर्खियां अखबार की का, जिसके जरिए तमाम खास सुर्खियों को, जो कि कल बड़ी सुर्खियां रही, जो आज बड़ी सुर्खियां बन जाएंगी, उन तमाम खबरों को हम बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों के साथ बहुत सरल अंदाज में इन तमाम खबरों को समझ पाए। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करेंगे शुरुआत। मर्यादा तारता। जी हाँ, संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई। बीजेपी के 2 सांसद जख्मी हुए। राहुल पर केस दर्ज हुआ। कांग्रेस ने भी शिकायत की। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, तमाम अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसे जगह दी है। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के संसद के जो दोनों सदन हैं भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों दलों के सांसदों के बीच धक्का मुक्की और मकर द्वार पर धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट भी लगी थी। बिल्कुल, देखिए तमाम अखबारों में इस खबर का जिक्र है। फिलहाल अमर उजाला में आपको दिखा रही हूँ, हेडलाइन आपको बता दी गई है। मर्यादा किस तरह से तार तार हुई है, जाहिर है क्योंकि संसद परिसर में तमाम जहां माननीय मौजूद होते हैं, जो जनता के हित में फैसले लेते हैं, उनके लिए नीतियां बनाते हैं, कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, वहां पर धक्का मुक्की हुई है। ये कोई स्टेशन या एयरपोर्ट की स्थिति नहीं है यहाँ पर जहां अचानक से एकाएक भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाए। कोई मेले में नहीं ये लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ पर बीजेपी के तमाम सांसद जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के सांसदों का कहना है कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया, अवरोध पैदा किया गया और इस बीच धक्का मुक्की की स्थिति हुई। लेकिन देखिए, धक्का मुक्की बताने में जितनी ये लग रही है आम, लेकिन यहां पर जिस तरह से 2 सांसद जख्मी हुए, भारतीय जनता पार्टी के कई तरह के सवाल छोड़े जाता है। राहुल गांधी पर केस दर्ज हो चुका है। कांग्रेस ने भी शिकायत कर दी, क्योंकि कांग्रेस का भी कहना है कि देखिए हमारे भी सांसद जो है वो जख्मी हुए थे, उन्हें भी चोट आई थी, लेकिन हमने इस बात को इतनी तूल नहीं दी, जबकि बीजेपी इस बात को जबरदस्त तरीके से तूल दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि पूरी बड़ी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि जो अहम मसले हैं उन पर से फोकस को हटाया जाए, डिस्ट्रैक्ट किया जाए आम जनता को, और संसद में अडानी मामले पर जो चर्चा होनी चाहिए, या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाबा अम्बेडकर का अपमान किया, ये कांग्रेस का कहना है, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो चाहते हैं कि पूरा जो मैटर है वो डीफोकस हो जाए, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और उसी कड़ी में साजिशन, ये पूरी पटकथा जो है वो लिखी गई। और देखिए, बड़ी बात यह है मोनिका, हम ये हमेशा कह रहे हैं, ये शीतकालीन सत्र है जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए जाने थे, जिसमें कानून बनना था, जिससे जनता के तमाम विकास के नए अवसर मिलते, द्वार खुलते, उन पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो कि सभी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, चाहे वो पक्ष हो चाहे फिर विपक्ष हो। इसके बीच आपको ये भी बता देते हैं कि अंबेडकर पर सियासी संग्राम में मर्यादा लांघ दी गई है, तार तार हो गई है। राहुल पर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो भाजपा ने क्या कहा? भाजपा कह रही है, राहुल के धक्के से गिरे बुजुर्ग सांसद सारंगी। राहुल का जवाब, मुझे धक्का मारा गया। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि धक्का हमें मारा गया, चूंकि हम परिसर के भीतर दाखिल हो रहे थे। उसी बीच तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं, एनडीए के सांसद, वह हमें घेर कर खड़े हुए थे, और जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, धक्का तो उल्टा मुझे मारा गया है, मैंने किसी को नहीं मारा, ये राहुल गांधी कहते नजर आए। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने दोनों सदनों में एक दूसरे के विरुद्ध सभापति व स्पीकर से भी शिकायत की। देखिए, अब आप देखिए, हमेशा से बड़ी बड़ी बातें होती आई हैं, बड़े बड़े मुद्दे सामने आए हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयां हमने देखी हैं, लेकिन इस बार की लड़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को लेकर प्रदर्शन करने के मूड में है, और लगातार प्रदर्शन किया भी गया था। इसी बीच को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरा शीतकालीन सत्र सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद फांगनोन ने राहुल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल गया। सिर में चोट के कारण दोनों सांसद आईसीयू में एडमिट हैं इस वक्त। तो आरएमएल अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया है कि दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है और उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। प्रताप सारंगी की चोट जो है वो गहरी बताई गई है और काफी उनका खून बह चुका है, और इसीलिए टांके लगाए गए हैं। दिल के मरीज हैं। मुकेश राजपूत अचेत हो गए थे, लेकिन अब वो होश में, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो के बीच राहुल गांधी का क्या कहना है, जरा ये जान लीजिए। मैं संसद जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। तो फिलहाल बिल्कुल, और इस बीच एक अहम खबर दीपिका साझा कर ले दर्शकों के साथ, जो कि राजस्थान के जयपुर से आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, राजस्थान के जयपुर में 2 ट्रकों में टक्कर हो गई है
और इस टक्कर के बाद कई गाड़ियों में जो है आग लग गई है। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में यहां पर भिड़ंत हुई थी। देखिए, लगभग एक साथ दर्जनों गाड़ियों में इस घटना से आग लग गई। एक दर्जन से ज्यादा लोग इस आग में झुलसे। बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मी और आग बुझाने में तमाम कर्मी जुटे हुए हैं। घायलों से मिलने पहुंचे हैं सीएम भजन लाल शर्मा। तो कल सुबह ये बड़ा हादसा, और देखिए हादसे के साथ दुखद भी, एक दर्जन से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। एक दर्जन यानी कि हम कह सकते हैं मोनिका, लगभग 12 की संख्या होगी इनकी, उससे भी ज्यादा लोग जो हैं आग में झुलस गए हैं। घायलों से मिलने के लिए अब अस्पताल पहुंचे। अब देखिए, ये तस्वीरें भी ठीक सामने आपके आ गई हैं। जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरीके से टक्कर हुई है दो वाहनों में। दो ट्रकों में टक्कर के बाद कई गाड़ियां आग के हवाले हुई। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबह की तस्वीरें, दो ट्रकों में टक्कर के बाद कई गाड़ियों में किस तरह से आग लगी है। आग पकड़े इन तमाम वाहनों ने, और एक दर्जन जो है, एक साथ दर्जनों गाड़ियों में आग लगी है और एक दर्जन लोग झुलस भी गए हैं, जख्मी हो गए हैं। इस बीच देखिए फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां पहुंची है मौके पर, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो ये कि आग को शांत कराया जाए और ज्यादा नुकसान ना होने पाए। आप संजीदगी समझिए कि सीएम भजन लाल शर्मा जो है खुद उन्होंने सुध ले ली है इस मामले की। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आग लगी है, आग की लपटें कितनी ऊपर तक का। तो देखिए ये तड़के, शायद ये तस्वीरों को देखिए ऐसा अंदाजा लग रहा है दीपिका कि शायद तड़के ये आग जनी हुई है, लेकिन कितने जबरदस्त तरीके से हुई है। चारों तरफ अंधेरा आप देख सकते हैं और बीच में ये आग की लपटें, जबरदस्त धुआं। सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत हुई थी। देखिए अब ये भी देखना होगा कि इन ट्रक्स में सामान क्या था, क्योंकि जाहिर है उससे कहीं ना कहीं आग और ज्यादा भड़कने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। चूंकि लग रहा है कि कल सुबह की तस्वीरें हैं, तड़के की तस्वीरें हैं, और देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां धुएं का गुबार और पूरी जगह सिर्फ आग ही आग आपको नजर आ रही होगी। हालांकि तस्वीरों में ये भी देखा आपको कि कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप भी जो नियर बाय है वो भी हम देख पा रहे थे। तो फिलहाल देखिए दुखद ये है कि एक दर्जन से ज़्यादा लोग इस आगजनी का शिकार हुए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए कि गलती किसकी है और अब जो स्थितियां हैं घायलों की कैसे। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा तमाम जो घायल हुए हैं उनसे अस्पताल में देखने, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। चलिए वापस लौट जाएंगे खबरों की ओर। अंबेडकर पर सियासत की हम बात लगातार कर ही रहे थे, तो अंबेडकर पर गरमाई है सियासत। सड़क पर आप कांग्रेस बीजेपी देखिए मोनिका लगातार उतरी हुई है, और क्या इसका असर देखा जाएगा, देखने वाली बात ये होगी। तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंदिर मार्ग स्थित जगह दिया। देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर सामने आ गई है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। इसके लिए माफी मांगने की बात करते हुए अलग अलग इलाकों में सांसदों की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अंबेडकर का अपमान कर रही है। दिल्ली के लोग उन्हें इस बार दिल्ली से भगाएंगे, दिल्ली वाले इस अपमान का बदला लेंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मुकेश अहलावत ने कहा कि भाजपा के लोग हमारी भावना का अपमान कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें इस अवसर पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, सांसद राघव चड्ढा, मंत्री इमरान हुसैन, विधायक दुर्गेश पाठक, राखी बड़लान और कुलदीप कुमार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पे आपको बता दें कि कांग्रेस का हल्ला वो लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि देखिए अंबेडकर का अपमान बीजेपी के द्वारा किया गया है और इस बार हम कड़ा सबक सिखाएंगे और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भगाया जाएगा। हालांकि आप देखिए अंबेडकर का ऐसा विवाद है जो कि संसद से लेकर सड़क पर आ गया है और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष आपस में घिर गए हैं। बात आम आदमी पार्टी की करें तो एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन दिल्ली के सिनेरियो से देखा जाए तो अलग ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तस्वीरें ठीक सामने हैं आपके। अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। अंबेडकर का साथ देती हुई और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर इस वक्त मौजूद है।
तो देखिए खबर डिटेल में हर अखबार में नजर आ रही है और जैसे कि जिक्र हम पहली खबर में भी कर रहे थे कि अम्बेडकर पर सियासत गरमाई है और अगर हम देखेंगे तो अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो देखिए खबर जो है, इस खबर से हर अखबार पूरी तरह से पटा हुआ है। अलग अलग हेडलाइंस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि ये जो पटकथा है पूरी, ये जो स्टोरी है, ये जानबूझकर लिखी गई और 3-4 दिन पहले से लगातार प्रोवोक करने का काम किया जा रहा था राहुल गांधी को, उन पर कॉमेंट्स किए जा रहे थे, पर्सनल कॉमेंट्स किए जा रहे थे और आज जानबूझकर जो है बीते कल जो प्रोटेस्ट किया है बीजेपी ने, वो एकदम अगर हम कहें फ्रंट में किया है प्रेमिसेस में, ताकि जो एंट्रेंस है वो ब्लॉक हो जाए और उसके बाद ये स्थिति कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की उत्पन्न हुई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने जानबूझ के इस तरह से प्रदर्शन किया ताकि कांग्रेस के नेताओं को अंदर जाने में दिक्कत हो, वो ना जा पाए और वो जो स्ट्रगल है, वो जो संघर्ष है, वो सबने देखा। धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में ये कहना भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का कि उनको चोट लग गई है, ये कांग्रेस का कहना है कि देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, तूल दे रहे हैं, उल्टा इन लोगों ने हमें रोका और ऐसी सिचुएशन पैदा की जिससे धक्का मुक्की हो, संघर्ष हो। हमारे सांसद भी गिरे हैं नीचे, उन्हें भी चोटें आई हैं, लेकिन हमने इस बात को इतना तूल नहीं दिया क्योंकि हमारे लिए जो बाकी मैटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं संसद की कार्यवाही चले, वहां पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी के 2 सांसद चोटे लोग हैं, अस्पताल में एडमिट है। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने और बांसुरी स्वराज ने बाकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, संसद मार्ग थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई राहुल गांधी के खिलाफ। बाद में राजीव शुक्ला भी कुछ नेताओं के साथ पहुंचे हैं थाने और उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई और कहा है कि देखिए मारपीट हुई है और कहें कि इस तरह का बर्ताव हमारे साथ हुआ है। तो बहरहाल ये जो कश्मकश है दीपिका, ये देखने को मिल रही है और आज लगता है आज जब संसद की कार्यवाही होगी तो आप फिर देखेंगे इस मामले पर किस तरह से हंगामा होगा। अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मोनिका, ये जानना कि सिर्फ क्या धक्का मुक्की से ही जुड़ी रहेगा पूरा संसद, क्योंकि जाहिर सी बात है, चलिए जो हुआ उस पर जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, उसके आगे की सुध तो आप लीजिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा तो कीजिए। अब आप देखिए, हम शीतकालीन सत्र की बात करते हैं, पहले दिन से लेकर अभी तक जितने सत्र चला है, जितना दिन चला है सत्र, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ हंगामा देख रहे होंगे। चाहे वह आपने देखा होगा अम्बेडकर का मुद्दा जो बाद में छाया, इससे पहले संभल का मुद्दा, उससे पहले आप देखिए कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो यूपीए के तमाम सांसद हैं, वो लगातार एनडीए को घेर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मुद्दे को, इस मसले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। होना कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात होगा, लेकिन आप ये समझिए कि जनता की गाड़ी कमाई से एक दिन का सत्र चलता है तो आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बनती है कहीं ना कहीं। और आप ये देख पाएंगे कि अब जरूरत इस बात की भी है कि इन तमाम चीज़ों से, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, वो ऊपर उठे, लेकिन अभी भी ऐसा लगता नहीं है मोनिका कि आज इस तरह की तस्वीर हम देख पाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं मोनिका। बिल्कुल, और देखिए इस बीच ये भी बता दें कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। अमर उजाला में, भारत टाइम्स में, दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। सभापति के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस दौरान लगातार आपने हंगामा देखा, लगातार आपने स्थितियां देखी किस तरह से विपक्ष और पक्ष के बीच जो है गतिरोध बना हुआ है। और ऊपरी सदन राज्यसभा में कांग्रेस ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, सब जानते हैं। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को लेकर दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ही रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह अब इसे सदन में पेश नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि सभापति के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होती है, लेकिन नोटिस के खारिज होने के बाद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो धनखड़ पर नोटिस जो है वो खारिज हो चुका है। देखिए, ये आरोप था विपक्ष का कि सभापति जो हैं वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं, बाइस्ड हो रहे हैं, विपक्ष के सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे। जिस मसले पर विपक्ष चर्चा चाहता है, उन मुद्दों को, उन मसलों को दरकिनार किया जा रहा है। और इससे पहले आपको याद होगा, ये कोई पहली दफा नहीं है कि सभापति के खिलाफ इस तरह से अविश्वास की स्थिति पैदा हुई हो। मुझे लगता है शायद जुलाई या अगस्त के महीने के आसपास भी इस तरह की स्थिति हुई थी जब मॉनसून सत्र चल रहा था। जया बच्चन वाला केस भी दीपिका आपको याद होगा कि जया बच्चन ने किस तरह से धनखड़ के ऊपर वो हमलावर हुई थी और उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां जो है वो बनी थी। कहा जा रहा था कि जानबूझकर सभापति इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। और अभी देखिए शीतकालीन सत्र में भी
हालांकि नोटिस खारिज हो चुका है तो अब चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने आरोप लगाया था, तब ये कहा जा रहा था कि अभी तक के इतिहास में, आज़ादी के बाद से इतिहास में पहली मर्तबा है जब किसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो सभापति के लिए। तो फिलहाल देखिए, ये बड़ी बात थी। हालांकि हम पहले भी कह रहे थे कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो पहले भी बने हुए थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि पूरा मसला संसद में गूंजा भी था और बीजेपी ने लगातार इसको लेकर आरोप भी विपक्ष पे लगाया था। तो फिलहाल आपको बता दें, धनखड़ को हटाने की मांग का वाला जो नोटिस था, उसी नोटिस को ही खारिज कर दिया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, नोटिस छवि को खराब करने की साजिश का हिस्सा है। तो फिलहाल देखिए, अब आपको बता दें जो मेन बातें हैं, जो मेन पॉइंट है, उसको रखा गया है। हरिवंश धनखड़ के खिलाफ नोटिस को अनुसूचित गलतियों से भरा, जल्दबाजी में तैयार किया गया था। यानी कि आपने जल्दबाजी में सिर्फ आपने माइंड बना लिया था कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, सिर्फ आपने किया, लेकिन उसमें जो खामियां गिनानी चाहिए थी, कुछ लूप होल से वो आपने छोड़ दिए थे। यानी कि कुछ कमियां थी जो आपने शिकायत दर्ज की। उसके में कहा गया कि जो नोटिस दिया गया था वह किसी विशेष अथॉरिटी को संबंधित नहीं था। उपराष्ट्रपति के नाम की वर्तनी पूरे नोटिस में कहीं सही नहीं थी। तो प्रचार पाने का सोचा समझा तरीका, ये भी कहा गया कि सूत्र बता रहे हैं, हरिवंश ने कहा कि इस स्थिति को पूरी तरीके से जानते हुए उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नोटिस में नेक नियत की कमी है और बाद की घटनाओं से पता चलता है कि प्रचार पाने का एक सोचा समझा तरीका कांग्रेस का था। उपसभापति ने यहां फैसला सुनाया कि नोटिस से जुड़ा पूर्वाग्रह एक मीडिया अभियान के जरिए सामने आया और 12 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें शामिल है। तो फिलहाल हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि लगभग ये पहली मर्तबा है कि इस तरीके से कोई प्रस्ताव रखा गया हो और वह विपक्ष की ओर से सभापति पर सवाल खड़े किए, यानी कि आप सीधे सीधे आसन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात अपने आप ही हो जाती है। हालांकि अब देखिए, ये जो प्रस्ताव उसी को खारिज कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अब आगे डिस्कशन का कोई औचित्य बैठेगा नहीं। चलिए मोनिका, आगे बढ़ जाएंगे। सपा सांसद का हम जिक्र करते हैं। देखिए, सपा सांसद जो कि अब लगातार घिर रहे हैं, सपा सांसद बर्क पर बिजली चोरी का केस है। अब कनेक्शन भी काट दिया गया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, एनबीटी, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान वर्क पर बिजली चोरी का ये गंभीर आरोप है। इस पर मामले पे उपखंड अधिकारी प्रथम संतोष त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच के दौरान पाया गया कि उनके घर में बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी की जा रही थी। ये बिजली चोरी पिछले 6 महीने से जारी थी, जिससे सांसद का घर रोशन हो रहा था। दरअसल जियाउर रहमान वर्क पर आवास पर पुराने स्मार्ट मीटर को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद है बर्क पर और बिजली चोरी का केस उन पर है। अब आप समझिए, एक माननीय पर एक सांसद पर जब इस तरह का केस लगता है, आरोप है, तो ये कितना गंभीर हो जाता है। अगर खुद वो इस तरह के कानून का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता के लिए क्या संदेश आप देकर जा रहे हैं। बहरहाल कनेक्शन काट दिया गया। पश्चिमांचल बिजली वितरण निगम ने सांसद के आवास पर उपकरणों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत मिली है, जबकि मीटर में पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिली है। उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि जांच के दौरान सांसद के पिता ने बिजली कर्मियों को धमकाया भी था। सांसद पर बिजली चोरी और उनके पिता और दो बाउंसर जो हैं वसीम और सलमान पर धमकाने का केस बना है। मंगलवार को बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था। बृहस्पतिवार सुबह निगम की टीम सांसद बर्क के घर पहुंची और 1 घंटे तक बिजली उपकरण चेक किए। पुराने मीटर की जांच में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। अब ये समझिए, बिजली चोरी, सांसद महोदय को बिजली चोरी की क्या आवश्यकता है और उसके बाद आप बाकी जो लोग हैं आसपास के, उनके लिए क्या संदेश छोड़े जाते हैं। और उनके पिता पर, तो बाउंसर्स पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने बिजली वालों को, बिजली विभाग के लोगों को धमकाया भी। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है मोनिका, जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अब आप समझिए, 16 किलोवाट बिजली की खपत देखने को मिली है। अब इस बीच जान के आप भी चौंक जाएंगे कि बिजली विभाग ने जो खुलासा किया, जो बताया, सांसद के घर में 83 बल्ब, 19 पंखे, 3 एसी और गीजर, माइक्रोवेव आदि चलते हुए मिले। और लेकिन उनका बिजली का बिल, अब आप सोचिए, इतना तमाम उपकरण चल रहे होंगे तो बिजली का बिल पता है कितना है? 1 साल से 0 रहा। तो आप समझिए, बिजली चोरी के मामले में सांसद समेत
3 के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट के तहत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब आप समझिए कि एक जनप्रतिनिधि इस तरीके से काम करेगा तो आम जनता के बीच में क्या मैसेज वो देके जाएगा। तो आप समझिए, चूंकि साफ तौर पर जब बिजली विभाग की टीम जगह जगह छापा मारने पहुंची थी तब एक मस्जिद भी ऐसी पाई गई थी जो कहा गया था कि मानो ये मिनी बिजली स्टेशन है, यहाँ से तमाम जगह बिजली सप्लाई की जा रही घरों में। तो आप समझिए वो आलम क्या रहा होगा। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने भी बखूबी विधानसभा में उठाया था, कहा था कि आप तो हम पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब हम कार्रवाई करते हैं तब आपको मिर्ची लग जाती है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में 5 आतंकी ढेर हुए हैं, 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। हिजबुल का कमांडर फारूक मारा गया है। यह अहम खबर अमर उजाला में छपी है। दैनिक जागरण में भी फ्रंट पेज पर इसको तरजीह दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के कद्देर इलाके में सेना और पुलिस में जॉइंट ऑपरेशन चलाया और 5 आतंकियों को जेल कर दिया है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। हालांकि आतंकियों के शव मिलना बाकी है। मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी हुए हैं। पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है और 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। देखिए, लगातार आपको बता दें, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो 5 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। कश्मीर में हिजबुल लगभग साफ है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, चूंकि कहा यह जा रहा है सेना के द्वारा हिजबुल का खात्मा लगभग हो चुका है। तो मारे गए ऑपरेशनल कमांडर फारूक नल्ली पर 7 लाख का इनाम घोषित था। फारूक नल्ली के मारे जाने से कश्मीर में हिजबुल का तगड़ा झटका लगेगा, यानी कि उसकी जो बैकबोन है वो टूट जाएगी। 2 सुरक्षा कर्मी इस बीच हमारे घायल हुए हैं। घाटी में अब हिजबुल के 2 या 3 आतंकी ही बचे हुए हैं, ऐसा सेना के द्वारा कहा जा रहा है। तो फिलहाल श्रीनगर कुलगाम में गुरुवार को भीषण मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर समेत 5 आतंकियों को मार गिराया। इसके साथ कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का लगभग खात्मा है। मुठभेड़ में मारा गया फारूक अहमद बट उर्फ फारूक नल्ली उर्फ उबैदा 4 वर्ष पहले हिजबुल का डिविजनल कमांडर था और 2015 में हिजबुल में सक्रिय था। आतंकी बनने से पहले पत्थरबाजी में भी लिप्त रहा था। उससे मरने वाले जो आतंकी भी स्थानीय थे और कुलगाम के रहने वाले थे। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। देखिए, अब आप समझिए, चूंकि अब सर्दी का मौसम है, जाहिर सी बात है कि जब बर्फबारी होती है तो तमाम जो आतंकवादी हैं वह पहाड़ों से उतरकर नीचे की साइड में आते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे पनाह लेते हैं। आपको याद होगा, एनआईए भी लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को, जो स्थानीय लोग भी हैं वहाँ पे, उनको भी पकड़ा जा रहा है जो कि आतंकवादियों की मदद करते हैं। यानी कि हर एक तरीके से जो सेना के जवान हैं, एनआईए की टीम है, वो आतंकवादियों को घेर रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो उनको पनाह लंबे समय से दे रहे थे। तो बिल्कुल देखिए, लगातार चुन आतंकियों को मारे जाने की बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार सेना चौकस नजर आ रही है और इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिल रहे हैं उनके आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इसी से जुड़ी हुई है। जेएनके में टेरर ग्रुप का सफाया, कमांडर ढेर। नवभारत टाइम्स में भी इस खबर को तरजीह है। दैनिक जागरण में भी इस खबर को छापा गया है। तो फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, केंद्रीय होम सेक्रेटरी, आईबी डायरेक्टर, रॉ चीफ, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, तमाम केंद्रीय सशस्त्र बलों के चीफ और अन्य संबंधित सिक्योरिटी एजेंसियों में चीफ मौजूद थे। तो फिलहाल आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जल्द से जल्द आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इसके लिए आपको सभी तरह के संसाधन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी सुरक्षा बलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर 100% वर्चस्व स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। तो देखिए, आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर, ये लक्ष्य भी जल्द हासिल होगा, ये कहना है गृह मंत्री का। और सुरक्षा की समीक्षा की, एजेंसियों को निर्देश भी दिए हैं इस बाबत और कहा है कि मिलकर प्रयास करें, हर मुमकिन चीज़ें की जाएं। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री एलजी भी जो है शामिल हुए थे। तो देखिए, 2019 में जब धारा 370 हटी है
और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है केंद्र सरकार के अधीन है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। 20 अक्टूबर को मध्य कश्मीर में एक आतंकी हमले में 7 लोग मारे गए थे। इससे पहले भी घाटी में काम करने वाली बाहरी लोगों पर हमले होते रहे हैं, लेकिन अभी शाह ने जो है महत्वपूर्ण बैठक की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी कि जीरो इंटॉलरेंस नीति का जिक्र उन्होंने किया है। इसके तहत हम आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इनमें टारगेट रखा है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधन जो है वो आवंटित किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक स्टेटमेंट के अनुसार गृह मंत्री ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में स्थानीय आबादी की उल्लेखनीय भागीदारी को लोकतंत्र में उनके विश्वास के प्रमाण को करार दिया है। यानी कि देखिए, चुनावों के दौरान जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है, इस बात का गृह मंत्री अमित शाह ने हवाला दिया और कहा कि हम भी पूरी तरह से, हमारी सरकार जो है प्रयासरत है। चूंकि केंद्र शासित है ये, ऐसे में जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है अब वो देखना भी हमारा काम है और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर धीरे धीरे आतंकवाद से ये पूरा प्रदेश जो है वो मुक्त हो पाए। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और इसके मद्देनजर हमने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को भी कह दिया है और सुरक्षा बलों को भी कह दिया है कि जो भी ज़रूरी है वो आप करो, संसाधन हम मुहैया कराएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है मोनिका, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जो पिछली सरकारें थी वो कभी भी सेनाओं को फ्री हैंड नहीं देती थी। उनको यदि कुछ भी एक्शन लेना होता था तो दिल्ली की ओर देखना पड़ता था, दिल्ली से आदेश लेना पड़ता था। लेकिन ये हम कह सकते हैं, उसकी तारीफ भी की जा सकती है, क्योंकि ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी की सरकार ने 10 साल से सेना को फ्री हैंड दे रखा है। यानी कि तत्काल प्रभाव से निर्णय लेने की क्षमता सेनाधिकारी को होती है और अब उसको दिल्ली के लिए मुंह नहीं देखना पड़ता है। हालांकि अमित शाह ने तमाम बड़ी बातें की, जो भी आपको संसाधन चाहिए हम उसको मुहैया कराएंगे। और ये बड़ी बात है कि लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि हिजबुल का खात्मा हो रहा है। 1 या 2 आतंकी शेष रह गए, उसको भी बहुत जल्द मार गिराया जाएगा। और गृहमंत्री अमित शाह सिर्फ जम्मू कश्मीर के सिनेरियो से बात नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा, यदि हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं तो वह नक्सलवाद भी एक गंभीर समस्या है, जो कि मानो जड़ों से पकड़ी हुई है छत्तीसगढ़ को, उसको भी उखाड़ के फेंकने की बात लगातार गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जिससे कि तमाम तरीके से दिक्कतों को दूर किया जा सके। और वाकई में एक बहुत अच्छी पहल भी है। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस समारोह में सम्मिलित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस का आयोजन किया, उस पर शामिल हुए। तो देखिए, क्रिसमस समारोह का आयोजन हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं शामिल हुए हैं, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है। ये जो आयोजन है जिसका जिक्र यहाँ पर करें, तस्वीर भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ईसाई समुदाय के प्रमुख सदस्यों से मुलाकात की और इस विशेष मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा की, वीडियोज शेयर किए और लिखा कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ हूं। ईसाई समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत का मौका भी मिला है। ये काफ़ी अहम है, गौरवान्वित करने वाला पल है। प्रधानमंत्री ने तस्वीर साझा की। बिल्कुल, देखिए तस्वीर भी मोनिका हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और देखिए सर्वधर्म संभाव की ये भावना को जागृत करता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही, आपको बता दें कि इस बात को तरजीह देते आए हैं कि हर एक धर्म का जो त्यौहार है उसे धूमधाम तरीके से भारत देश में मनाया जाए, उसको लेकर हमेशा से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। हालांकि आपको बता दें कि जॉर्ज कुरियन के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और कैंडल जलाकर प्रार्थना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और यही एक उनका एक अच्छा गुण भी है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो सर्वमान्य नेता और ग्लोबल लीडर ऐसे ही नहीं कहे जाते। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और के आवास पर आयोजित क्रिसमस समारोह में शिरकत की शामिल हुए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी करके लिखा है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ, ईसाई समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। तो देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं है, वो सर्वधर्म संभाव पर यकीन रखते हैं और ये बड़ी बात होती है जब भी, चाहे वो देश हो या फिर हम देखें कि विदेश का जब भी दौरा करते हैं, सभी उनको उतनी ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए आतुर रहते हैं। और ये उनकी एक अलग क्वालिटी है जो सभी से उनको बिल्कुल डिफरेंट करती है। चलिए, खबरों के सिलसिले को मोनिका आगे बढ़ाएंगे।
बिल्कुल। और बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, हम बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कानून का मकसद है महिला कल्याण, महिलाओं की मदद करना, पति को सजा देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ने चिंता जाहिर की है। और देखिए, दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म और धमकी जैसे अपराधों को लेकर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है। देखिए, एक साथ तमाम बातों का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि ये लाभकारी कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, ना कि पति को दंडित करने के लिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से जुड़े अधिकतर शिकायतों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक ऐसी प्रथा है जिसके इस अदालत ने कई मौकों पर निंदा की। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए, ये उन्होंने कहा कि देखिए, उनके हाथों में कानून के सख्त प्रावधान के लिए, कल्याण के लिए और उनके लाभ के लिए कानून बनाए, ना कि दूसरे को पनिश करने के लिए बनाए। तो आपका भला हो, ठीक है, लेकिन दूसरे का बिगड़ जाए, यानी कि पति को ज्यादा नुकसान पहुंचे, ये मंशा सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है। देखिए, मामले में पीठ नहीं देखते हुए दंपति का तलाक मंजूर कर लिया। एक केस का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि उनके मतभेद सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। साल 2021 में उन्होंने शादी की, दोनों पक्षों के लिए दूसरी शादी रही है। दूसरी शादी के केस का ये जिक्र कर रहे हैं। मतभेद हो गए, पत्नी ने न सिर्फ पति बल्कि 80 साल के ससुर पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। अप्राकृतिक यौन संबंध का केस दर्ज कराया। वो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक था, IT कंसल्टेंट था। इन मामलों के कारण उसे कुछ समय जेल में बिताने पड़े। जस्टिस नागरत्ना की ओर से लिखे फैसले के अनुसार पुलिसकर्मी चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पति या उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें पति के वृद्ध और बिस्तर पर पड़े माता पिता, दादा दादी भी शामिल होते हैं। FIR में दर्ज आरोप की गंभीरता के कारण अदालतें आरोपियों को जमानत देने में हिचकिचाती हैं। और इसके साथ साथ देखिए, ये भी बताया है पीठ ने, कहा महिलाओं को समझने की जरूरत है कि कानून के सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए हैं, न कि पति को दंड देने के लिए, धमकाने के लिए, उस पर हावी होने के लिए या फिर जबरन वसूली के लिए। वैवाहिक विवाद से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान पीठ ने जोर दिया कि महिला को मिलने वाला भरण पोषण कई कारकों पर, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ना कि सिर्फ इस पर कि उसका पति पूर्व पत्नी को कितना स्थायी गुजारा भत्ता देता है या फिर उसकी सैलरी कितनी है। सो बेसिकली ये दूसरी शादी के केस में जब पत्नी ने पति को कटघरे में खड़ा किया है और उससे गुजारा भत्ता मांगा है, तो उस केस में इस बात का जिक्र किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपने देखा हो किस तरीके से बेंगलुरु का केस सामने आया, पूरा देश स्तब्ध रह गया। और इसी को लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, कहा कि कानून के सख्त प्रावधानों का मकसद महिलाओं का कल्याण था, ना कि उनके पतियों को धमकाने का, दंड देने का, उन पे हावी होने का अधिकार था। और ये हम कतई नहीं चाहेंगे कि कोई मानसिक दबाव, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो किसी भी वजह से झेले। और न्यायमूर्ति बीवी रत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने कहा कि हिंदू विवाह को परिवार की नींव के रूप में एक पवित्र संस्था माना जाता है, ना कि एक व्यावसायिक उद्यम है ये। तो आप इसे पवित्र संस्था मानकर इसका पालन करिए। और यदि नहीं होता और डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अलग हो जाए, उसके लिए भी प्रावधान है। तो फिलहाल देखिए, किसी को मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। और बिल्कुल ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है दीपिका, जो जेन्युइन केसेस होते हैं कई दफा वहां तक तो कानून की पहुंच ही नहीं पाती है। और बहुत सारे ऐसे फेक केसेस की वजह से महिलाओं का नाम खराब होता है या फिर छवि खराब होती है। पर इस तरह के एग्जाम्पल की वजह से एक बड़े जो है हम कहें टारगेट किया जाता है एक वर्ग को। तो जाहिर सी बात है कि मानसिक प्रताड़ना चाहे पत्नी हो चाहे पुरुष हो। और बहुत अच्छी टिप्पणी और बहुत सटीक टिप्पणी ये है कि देखिए, ये जो कानून तैयार होता है ना, ये महिलाओं की भलाई के लिए। हम आपकी भलाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पति का हम बुरा कर दें। यानी कि आप ये समझिए कि उस दौर में उसकी मानसिक स्थिति को भी आपको समझना होगा, क्योंकि पति के साथ न सिर्फ पति बल्कि उसके बुजुर्ग माता पिता, उसका परिवार भी जुड़ा होता है, उसकी साख भी तो दांव पे होती है ना। तो आप ये समझिए, तो ये एक व्यवसाय मत बनाइए आप कि आपका डिवोर्स हुआ, आपने इतने की पेशकश करी, आपको इतना पैसा मिलना चाहिए। इसके अलावा ये सोचिए कि पति की आर्थिक स्थिति कैसी है और इसके बाद उसका क्या होगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। डल्लेवाला की बिगड़ी सेहत देखिए लगातार। बिल्कुल, किसानों की बात का हम जिक्र कर रहे हैं और किसानों ने किस तरह से लगातार प्रदर्शन किया हुआ। इस बीच डल्लेवाला की सेहत बिगड़ गई है, जांच न कराने से कोर्ट नाराज है। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत धरने पर गुरुवार को ज्यादा बिगड़ गई है। पिछले 2 दिन से डल्लेवाल मंच पर भाषण देने में भी असमर्थ थे, इनकेपेबल थे। इसके चलते तंबू में ही डल्लेवाल के स्वास्थ्य की देखभाल जो है
वो की जा रही थी। और गुरुवार को दोपहर के समय डल्लेवाल की तबीयत गंभीर हो गई और वो बेहोश हो गए। इसके बाद उनको 3 से 4 उल्टियां ही हुई हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 24 दिन से अनशन पर हैं। हर रोज डॉक्टर्स, चिकित्सक जो हैं उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। हालांकि शरीर का तापमान पिछले कई दिनों से स्थिर बना हुआ है। ब्लड प्रेशर, शुगर की रोजाना जांच हो रही है। अनशन पर होने की वजह से शरीर लगातार कमजोर हो रहा था और अब चूंकि वो जांच नहीं करा रहे हैं, जिद पर हैं, तो अदालत भी नाराज है। देखिए, अदालत ने कहा है कि किसान कभी भी आ सकते हैं, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। शीर्ष कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि जांच के लिए राजी करें, कन्विंस करें उन्हें। और रात 12 बजे उनका ब्लड सैंपल लिया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है। तो किसान अपनी मांगों को लेकर किस तरह से सीरियस और अलग अलग तरह से, अब इस बीच देखिए किसान नेता डल्लेवाल जो है वो धरने पर लगातार बैठे हुए अनशन कर रहे हैं। स्थिति उनकी लगातार खराब हो रही है और अदालत ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि डल्लेवाल को अपनी जांच करानी चाहिए। शरीर उनका लगातार कमज़ोर हो रहा है अनशन पर होने की वजह से। और हालांकि देखिए रोज़ाना ब्लड प्रेशर भी उनका चेक हो रहा है, शुगर भी चेक हो रही है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें बॉडी के, तो पिछले कई दिनों से ये भी मेंटेन्ड है, लगातार बना हुआ है। डॉक्टर्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और बेहोश हुए, बीच में तबीयत बिगड़ी है, उल्टियाँ भी हुई हैं। हालांकि देखभाल लगातार की जा रही है। तंबू में उनको जो है रखा गया है। भाषण भी नहीं दे पा रहे। अब जाहिर है तबीयत ज़्यादा ख़राब है और वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि अब वो मंच से भाषण देने में भी इनकेपेबल हैं। तो फिलहाल देखिए डल्लेवाल की तबीयत खराब हुई है। हालांकि कल भी आपको बता दें कोर्ट ने कह दिया था कि आप चाहें तो सीधे आप आइए सुप्रीम कोर्ट, आपके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, लेकिन आपको आना होगा, बात तो कम से कम करनी होगी और करनी भी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर किसानों के लिए दरवाजा खोलते हुए बात कही थी। अब चूंकि डल्लेवाल की तबीयत खराब हो गई, इसमें अब देखिए अब यहाँ पर जांच न कराने पर कोर्ट नाराज है। डल्लेवाल की सेहत बिगड़ी, जांच न कराने पर कोर्ट नाराज। शीर्ष कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि जांच के लिए राजी करें। रात 12 बजे ब्लड सैंपल उनका लिया गया। तो फिलहाल आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बृहस्पतिवार को बिगड़ गई। किसान नेता की सेहत पर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि स्वास्थ्य जांच के लिए राजी करें, वो चेकअप क्यों नहीं करवा रहे और इसकी जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप कहिए कि जांच कराना लाजमी है। कोर्ट ने लंबे समय तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला का उदाहरण दिया। अब आप समझिए, इरोम शर्मिला का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी तो चिकित्सीय निगरानी में नहीं थी, तो डल्लेवाल क्यों नहीं। ठीक है, इसके अलावा देर रात 12 बजे डॉक्टरों की टीम ने डल्लेवाल का ब्लड सैंपल लिया। किसानों के विरोध से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा, हम उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते हैं। इसके बिना भी चिकित्सक मदद दी जा सकती है। आप अनशन मत तोड़वाइए, लेकिन उनकी हेल्थ और खराब ना हो और डाउन ना हो, इसकी जिम्मेवारी तो भाई आपकी बनती है ना। और सुप्रीम कोर्ट को पंजाब सरकार को ये कहना पड़ा, तो सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी। यहाँ पर जस्टिस भुइयां ने कहा इरोम शर्मिला के तहत डल्लेवाल की भी चिकित्सीय देखरेख में विरोध जारी रख सकते हैं। यानी कि उनको विरोध है तो विरोध करें, हम नहीं उनका अनशन तोड़वाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत नहीं खराब हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डल्लेवाल चाहते हैं कि संभवतः हो तो कोर्ट से ऑनलाइन मुलाकात हो। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका स्वागत है। हम चाहते हैं कि पहले उनको चिकित्सा सहायता दी जाए, तो पहले ठीक होने दीजिए, हम सीधी बात करेंगे। ये भी कहा गया किसान नेता को उल्टियां हुई, 10 मिनट बेहोश रहे। तो इरोम शर्मिला का उदाहरण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि देखिए हमारे दरवाजे सदा के लिए किसानों के लिए खुले हैं, आप आए सीधे हमसे बोले, सीधे अपनी याचिका को रखें। और यहाँ पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि आप ठीक है डल्लेवाल अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है, आप कितने जिम्मेदार हैं ये भी तो आप बताइए। आप उनका अनशन मत तोड़वाइए, लेकिन उनको चिकित्सीय जो सुविधा है वो तो मैसर करवाना लाजमी है। इसके बाद ब्लड सैंपल रात की 12 बजे उनका लिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अलीगढ़ का जिक्र कर लेते हैं मोनिका। बिल्कुल, अलीगढ़ का जिक्र कर रहे हैं और एक और मंदिर मिला है अलीगढ़ में। परिसर में बना था कूड़ा घर, मिट्टी में दबी थी मूर्तियां। अमर उजाला में खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। अलीगढ़ में प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। देखिए अब आप बात करें, अलीगढ़ हो गया, संभल हो गया, बनारस हो गया, हर जगह से प्राचीन मंदिरों के मिलने का सिलसिला मानो चल पड़ा हो। अलीगढ़ में प्राचीन मंदिर मिला, इसका सिलसिला जारी है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सराय रहमान में शिव मंदिर मिला।
जिसके अगले ही दिन दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले इलाके सराय मिला में एक और बंद पड़ा मंदिर मिला। मंदिर की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और मंदिर की साफ सफाई शुरू की। इधर शहर का अति संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस और पीएसी बल भी मौके पर पहुंचा। हिंदू संगठनों ने मंदिर की साफ सफाई कराई, पूजा अर्चना कराई और तमाम बड़ी बातें कही। देखिए मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही हैं। अलीगढ़ में मिला एक और मंदिर परिसर में बना था कूड़ा घर, मिट्टी में दबी थी मूर्तियां। ये हेडलाइन है। हिंदू नेताओं ने की है मंदिर की सफाई और जमकर हुई है नारेबाजी। उसके बाद देखिए थाना डेली घाट के क्षेत्र के अति संवेदनशील मोहल्ला सराय मियां की संकरी गलियों में ये प्राचीन शिव मंदिर मिला है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां टूटी हुई हैं। मंदिर परिसर को कूड़ा घर बनाया हुआ था। गेट पर ताला लगा था जिसे हिंदू नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में तोड़ दिया है। मंदिर की सफाई की। पता चला है कि मोहल्ला सराय रहमान की घनी मुस्लिम आबादी है। 50 साल पुराना ये शिव मंदिर मिला है। लोग कह रहे हैं क्या कोरी समाज की घनी आबादी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ से मकान बेचकर चले गए। यहाँ घनी मुस्लिम आबादी है। एक भी हिंदू परिवार यहाँ पर नहीं रहता है। पास के मोहल्ले में रहने वाले भजनलाल माहौल ने बताया कि पिछले 50 साल से मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुई है। उधर गली में रहने वाले मोहम्मद अकील कुरैशी ने बताया कि देखरेख के अभाव में मंदिर की हालत खराब हुई है। मोहल्ले के लोगों ने ही मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए दीवार लगा दी है। तो ये मंदिर मिला है जहाँ पर अब साफ सफाई हुई है और पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी गई है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और एक भी परिवार यहाँ पर हिंदू समाज का नहीं रहता है। पहले कभी रहता होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी हिंदू परिवार जो है नहीं रहता है। अब जाहिर सी बात है, चाहे वो संभल हो गया, वाराणसी हो गया या फिर अलीगढ़ हो गया, वहाँ पर मंदिर के मिलने का सिलसिला मानो जोर पकड़ रहा है, जिसमें हिंदू समुदाय में तो बेहद उत्साह नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। व्यस्त समुद्री क्षेत्र में नौसेना के ट्रायल पर सवाल हो गया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा। एनबीटी ने भी इसको तरजीह दी है, क्योंकि मुंबई में नौसेना की नाव और यात्री नाव नील कमल के बीच टकराव के बाद लापता 2 यात्रियों में से एक का शव बरामद हुआ है। देखिए बीएमसी ने कहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास बुधवार शाम को हुई मुंबई नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। बीएमसी ने कहा कि नेवी की नाव से टकराने के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के पास नीलकमल यात्री जहाज के पलटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, क्योंकि बचाव दल ने एक और शव बरामद किया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और वाकई में जांच का विषय भी हो चला है मोनिका कि आखिरकार कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मुंबई बोट हादसा हुआ, नौसेना चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब जांच शुरू कर दी गई है। 13 लोगों की इसमें मौत हो गई थी, तो बहुत बड़ी खबर थी। और 2 यात्री अभी भी लापता हैं, जिसमें से एक का शव मिल गया है। तो गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंटा जा रही नीलकमल नाव हादसे में पुलिस ने नौसेना की स्पीड बोट के चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं नौसेना ने मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की है। इसके तहत आपको बता दें, स्पीड बोट के नाव से टकराने के कारण बुधवार को नौसेना के एक नाविक सहित नाव सवार 13 लोगों की मौत हो गई थी। बचाव दल ने देर शाम 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया था। तटरक्षक दल के अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि बच्चे समेत 2 लोग अभी भी लापता है। उनकी तलाश के लिए बचाव दल अभियान जारी है। नौसेना के 8 क्राफ्ट, 1 हेलीकॉप्टर, तटरक्षक दल के एक पोत के जरिए समुद्र में उनकी तलाशी अभी भी जारी है, जिसमें एक का शव मिल चुका है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने हादसे में मारे गए लोगों, उनके परिजनों के प्रति संवेदना को व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र और स्वस्थ होने की कामना की है। एक बयान में कहा गया कि एडमिरल त्रिपाठी ने दुर्घटना के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौसेना के जहाज पर 6 लोग सवार थे, इसमें से 2 जीवित बचे। नाथाराम चौधरी की शिकायत पर नौसेना के स्पीड बोट चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब आप समझिए कि कितना जबरदस्त दुर्घटना रही होगी कि यहाँ पर एक यात्रियों से भरी जो नाव है वो चल रही थी और अचानक से बोट उस पर टकरा जाती है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है और उसने सभी को चौंका के रख दिया। बिल्कुल, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं आईसीसी की मुहर की। देखिए भारत और पाकिस्तान 2027 तक एक दूसरे के घर में नहीं खेलेंगे। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। भारत और पाकिस्तान की टीम से एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होगा वो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में यही कहा जा रहा था कि 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वैल्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी, उसके मैच भी न्यूट्रल वैल्यू पर होंगे। आईसीसी की इस फैसले की जानकारी गुरुवार को सामने आई। मीटिंग में ये फैसला पहले ही लिया गया था। भारत में 2025 विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इसके पहले जब
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी को बताई थी। तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत में टीम न भेजने की मांग रखी थी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया है। बिल्कुल, आईसीसी ने मान लिया है। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह भी है कि जय शाह के कार्यकाल में ये पहला अहम फैसला है। बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह की ओर से 1 दिसंबर को आईसीसी का पद संभाला गया और उसके बाद ये बड़ा फैसला उनके कार्यकाल में हुआ है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तानी आवाम के सामने अपनी किरकिरी नहीं होने देना चाहते थे, जिसके चलते पीसीबी ने आईसीसी से बाहर से भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में भी हाइब्रिड मॉडल लागू करने की मांग की, जिसे आईसीसी ने दोनों पक्षों से बातचीत के बाद लागू कर दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीम्स खेलेंगी। जल्द इसका ऐलान भी हो जाएगा जो कार्यक्रम है। इसके अलावा ये भी बता दें कि भारत 19 फरवरी से शुरू हो रहे ट्रॉफी में अपने मुकाबले तटस्थ स्थल घर पर खेलेगा। 50 ओवर के इस टूर्नामेंट में भारत के मैच दुबई में या फिर श्रीलंका में खेले जाने की संभावना है और मेज़बानी के अधिकार पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। तटस्थ स्थल मेज़बान देश प्रस्तावित करेगा। 2025 में 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप भारत में होना है। साथ ही 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत और श्रीलंका मिलकर करे। जिस तरह भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैच तटस्थ स्थल पर खेलेगा, उसी तरह पाकिस्तान में भी भारत में होने वाली दोनों टूर्नामेंट्स में भारत का दौरा ना करते हुए अपने मुकाबले तटस्थ स्थल पर खेलेगा। तो ये अहम है। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लागू हो गया। दोनों देशों के बीच मुकाबला दुबई में और श्रीलंका में होगा, जैसे कि पहले भी इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि साफ तौर पर पहले ही टीम इंडिया ने कह दिया था, बीसीसीआई ने कह दिया था कि हम अपने मैचेस नहीं होने देंगे पाकिस्तान में। यदि ऐसा है तो हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए, क्योंकि अपने चैंपियंस के साथ अपने खिलाड़ियों की जान को हम जोखिम में नहीं डालेंगे। और पाकिस्तान को देखिए वो बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने कह दिया आप हमारे घर में नहीं आएंगे तो हम भी आपके घर में आके नहीं खेलेंगे। तो दोनों ही आपको बता दें कि हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इसी के साथ सुर्खियां अखबार की मैं अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।